नमस्कार। शाम 7 बजे के देश प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। तो इस बुलेटिन में देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। आज पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए। मन की कार्यक्रम में क्या क्या खास रहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल क्रांति ने जितनी तेज गति पकड़ी है, उतनी ही रफ्तार से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में डिजिटल सुरक्षा का मुद्दा अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराधों से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग करने के लिए भी कहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट से बचने का मंत्र देते हुए डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र किया। डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण: रुको, सोचो और एक्शन लो। फ्रॉड कॉल आने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 कीजिए डायल। http://cybercrime.government.in पर कर सकते हैं रिपोर्ट। परिवार और पुलिस को सूचित करिए और सबूत रखिए सुरक्षित। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया के जरिए दें प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में महापुरुषों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 2 महापुरुषों की 150वीं जयंती आ रही है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य हैशटैग सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को हैशटैग बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। सरदार पटेल और बिरसा मुंडा का मनाया जाएगा 150वीं जयंती वर्ष। सरदार पटेल और बिरसा मुंडा के जयंती वर्ष पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। सोशल मीडिया पर शेयर करें हैशटैग बिरसा मुंडा 150। सरदार पटेल के विचारों को सोशल मीडिया पर हैशटैग सरदार 150 से करें साझा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भारत की ग्लोबल एनिमेशन पावर पर भी बात की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में टीवी के लोकप्रिय एनिमेटेड सीरियल छोटा भीम, मोटू पतलू और कृष्णा का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज दुनिया में भारत की क्रिएटिविटी की लहर है। एनिमेशन की दुनिया में भारत की नई क्रांति आई है। आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दें। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। एनिमेशन सेक्टर अगला भविष्य। पीएम मोदी, नवाचार हासिल कर रहा है नया मुकाम। एनिमेशन क्षेत्र में हो रहा है तेजी से विस्तार। भारतीय गेम दुनिया भर में हो रहे पॉपुलर। भारत को बनाए ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस, पीएम मोदी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 115वीं कड़ी में दिवाली पर स्थानीय लोगों से सामान खरीदने की भी अपील की।
पीएम ने इसी के साथ दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए आम लोगों को सलाह दी कि वो कोई भी खरीदारी स्थानीय लोगों से ही करें और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसको लेकर बात करते हैं, क्योंकि सीएम योगी संस्कृत विद्यार्थियों को सौगात मिली है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की खबर के बाद अब देखते हैं प्रदेश की एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने वाराणसी दौरे के दौरान संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 70,000 संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के करीब 70,000 संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने मंच पर 12 छात्रों को डेमो चेक देकर योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार संस्कृत एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कृत के साथ जुड़ने वाले हर छात्र को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और आज जिस स्कॉलरशिप को हम लोगों ने वितरण कार्य प्रारंभ किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के पहले यह अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। दीपावली के ठीक पहले यानी कल तक इन 69,195 छात्रों के अकाउंट में ये धनराशि उनके अकाउंट में कल पहुंच जाएगी। सीएम योगी ने कहा, संस्कृत एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध डबल इंजन की सरकार। सीएम योगी ने कहा, गरीब व वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा, संस्कृत के साथ जुड़ने वाले हर छात्र को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा, 69,195 छात्रों के अकाउंट में छात्रवृत्ति कल पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित संस्कृत छात्रवृत्ति योजना को पूर्व की भांति ऑफलाइन संचालित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाएगी। भुगतान वर्ष में 2 बार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार वर्ष 2017 में आई। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता है। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना शासन का दायित्व होना चाहिए। विगत वर्षों में संस्कृत भाषा और उसके शिक्षण संस्थाओं और छात्रों की उपेक्षा की गई। संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिली जब भाजपा सरकार वर्ष 2017 में आई। बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि डिजिटली ट्रांसफर होने पर मौके पर मौजूद छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 23 साल के बाद संस्कृत छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया है। दरों में बढ़ोतरी की गई है। संस्कृत पर शोध करने वालों के लिए भी सरकार अच्छी स्कॉलरशिप की घोषणा करेगी। तो उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों को मिली सौगात की खबर के बाद अब देखते हैं देश में फ्लाइट्स में बम की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं और इसको लेकर अब केंद्र स्तर पर भी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। तो बम की धमकी पर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने आए दिन फ्लाइट्स में बम होने वाली धमकियों की अफवाह के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि ऐसी झूठी सूचनाओं वाली पोस्ट तुरंत हटाई जाए, अन्यथा उनकी आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली इम्यूनिटी रद्द कर दी जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। इंडियन एयरलाइंस की 33 फ्लाइट्स में शनिवार को बम होने की धमकी मिली है। इसमें इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा की 11 फ्लाइट्स शामिल हैं। ये सभी धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई हैं। हालांकि जांच में ये सभी धमकियां झूठी निकली हैं। इस तरह की झूठी धमकियों पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। आईटी मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि अगर वे ऐसी झूठी सूचनाओं को फौरन नहीं हटाते हैं तो उनकी आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली इम्यूनिटी रद्द कर दी जाएगी। आपको तफसील से बताते हैं केंद्र द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की बड़ी बातें।
गलत सूचना के प्रसार को रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होगी। गलत सूचना को आईटी रूल्स 2021 के तहत तय डेडलाइन में हटाना होगा। जांच और साइबर सुरक्षा के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसियों को 72 घंटे में जानकारी देनी होगी। यूजर्स को ऐसी जानकारी शेयर करने से रोकना होगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत उनकी इम्यूनिटी रद्द होगी। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लापरवाही करते हैं तो उन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी। वहीं इसी संबंध में 3 अक्टूबर को आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और एयरलाइन कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की थी। इन धमकियों की वजह से एयरलाइन कंपनियां बुरी तरह प्रभावित हुईं। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन वो चंद घंटों में पहुंच जाता है। वही अफवाहें कुछ मिनटों में उड़कर अपना खेल खेल जाती है। इस एडवाइजरी के बाद उम्मीद है कि अफवाहों के इस बाजार पर अंकुश लग सकेगा। तो देखिए, केंद्रीय स्तर पर ये बड़ी जो एडवाइजरी है जारी की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि बम की धमकी दिए जाने को लेकर अब जो अंकुश है वो लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की भाजपा ने पूरे देश में 10 करोड़ सक्रिय सदस्य बना लिए हैं। इसमें से अकेले यूपी में 2.25 करोड़ से अधिक सदस्य बनाए गए हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 10 करोड़ सदस्य बन गए हैं। इसमें यूपी ने सबसे ज्यादा सदस्य बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी भाजपा ने इस बार अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत 10 करोड़ सदस्य बनाने की प्रक्रिया पूरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के विश्व के सबसे चहेते लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संकल्प में लोग हर तरफ से, हर राज्य से जुड़ रहे हैं और उसमें भी उत्तर प्रदेश में 2.25 करोड़ से ज्यादा हमारे पार्टी के साथ लोगों ने सदस्यता ली है। यूपी बीजेपी ने साल 2019 में अपने सदस्य बनाने के पिछले रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है। यूपी में अब तक 2.25 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। आपको बताते हैं यूपी में किस क्षेत्र में ज्यादा रही भाजपा की सदस्यता हासिल करने वालों की संख्या। उत्तर प्रदेश ने सदस्यता अभियान में बनाया रिकॉर्ड। पिछली बार सदस्यों की संख्या थी 1 करोड़ 83 लाख। इस बार यूपी में अब तक भाजपा के बन चुके हैं 2.25 करोड़ सदस्य। इस बार पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 40 लाख सदस्य बने हैं। अवध क्षेत्र में लगभग 38 लाख रहा सदस्यों का आंकड़ा। अवध क्षेत्र में आने वाले 15 जिलों में राजधानी लखनऊ महानगर में बने सबसे अधिक सदस्य। लखनऊ महानगर में बनने वाले करीब 5.5 लाख रही सदस्यों की संख्या। भाजपा की सदस्यता अभियान के साथ ही चल रहे पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सदस्यता का नवीकरण भी किया जा रहा है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो देश प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का देश प्रदेश में स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को किस तरह से जो सफलता है वो हाथ लग रही है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चल रही सियासी उठापटक की, जहां कांग्रेस मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कांग्रेस की उम्मीदवारी को ठुकरा दिया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर सियासी खींचतान जारी है। बीती रात को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 16 उम्मीदवारों वाली तीसरी लिस्ट जारी होते ही जमकर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने पार्टी से बगावत करते हुए अंधेरी पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार को ठुकरा दिया। मैंने मांगा था जहां मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी, लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था। लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था, तो इसको मैं समझता हूँ, विनम्रता पूर्व उनको मैंने विनती की है कि मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता, और उनके ऊपर पार्टी हाईकमांड के ऊपर ये निर्णय छोड़ा है। और निश्चित तौर पर वहाँ के जो लोग हैं उनमें से किसी को मिल जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने जैसे ही कांग्रेस की तीसरी लिस्ट देखी तो उनकी आंखें फटी रह गईं। पार्टी ने सचिन सावंत को अंधेरी पश्चिम से टिकट दे दिया, जबकि वो बांद्रा पूर्व विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे। चुनाव से ठीक पहले इन सब उठापटक से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं। मैं पार्टी का एक बहुत ही निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ, और जहाँ मैंने काम किया था वही अगर मैं चुनाव लड़ूं तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसी मेरी धारणा है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत बांद्रा पूर्व टिकट की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने सचिन सावंत को अंधेरी पश्चिम से टिकट दे दिया। बांद्रा पूर्व से टिकट ना मिलने पर नाराज हुए कांग्रेस नेता। बांद्रा पूर्व की सीट से आसिफ जकारिया को टिकट मिला। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता सचिन सावंत अपने बयानों में कह रहे हैं कि वे पार्टी से नाराज नहीं हैं, लेकिन इन बीच उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीतला से पार्टी के फैसले को बदलने का अनुरोध किया है। सचिन सावंत ने कांग्रेस पार्टी से फैसला बदलने को कहा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी से फैसले को बदलने का अनुरोध किया। कांग्रेस ने अब तक कुल 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में सीटों की खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के जिस मालेगांव मध्य सीट पर अपना दावा ठोक रही थी, बीती रात उसका ये भी सपना चकनाचूर हो गया। दरअसल कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की अपनी तीसरे लिस्ट में मालेगांव मध्य से एजाज बेग को अपना उम्मीदवार घोषित कर यूपी उपचुनाव में सपा से पटखनी का बदला महाराष्ट्र में कांग्रेस ने ले लिया है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव राजनीति में त्याग न करने की बात कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच महायुति ने अब तक अपने 212 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, और महाविकास अघाड़ी ने 237 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। तो देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई तो नजर आ रही है। इसकी रणनीति क्या होगी आगे देखने वाली बात होगी। अब बात करते प्रदेश में गोरख धंधे की, जहां पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है, मिलावट के इस खेल का भंडाफोड़ भी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। ये जो रंग बिरंगी मिठाइयां नजर आ रही हैं, ये मीठा जहर भी हो सकती हैं। दरअसल दीपावली की आमद के साथ ही मिलावटखोरी का खेल भी तेज हो गया है। वहीं पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है, ताकि मिलावट के इस गोरख धंधे से त्योहार में कोई खलल ना पड़े। इसी के तहत अयोध्या और आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन का छापामारी अभियान चला और नकली मिठाई बनाने वाले पकड़े गए। दीपावली से पहले नकली मिठाई का कारोबार तेज। मिलावटखोरी पर एक्शन में पुलिस प्रशासन। प्रदेश के अलग अलग स्थानों में चल रहा है छापेमारी अभियान। आजमगढ़ और अयोध्या में नकली मिठाई बनाने वाले पकड़े गए। मिलावटी खोआ और मिठाइयां तैयार करने में 14 लोगों की गिरफ्तारी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में
टोटल जो है जितनी तहसील हैं उतनी टीमें गठित की गई है, तो जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो एसडीएम साहबान। दूसरा जो है एक टीम हमारे जो है निर्देशन में है जो पूरे जनपद में कार्रवाई करेगी। उसी के क्रम में कल हम लोगों ने पहला जो अभियान था, जो है अभियान के दिन लगभग टोटल 5,86,000 का हमने मस्टर्ड ऑयल सीज किया है, जो आपका महेश एडिबल ऑयल का था, जो है सलोनी ब्रांड का। इसके बाद 180 केजी हमने जो है हवा पकड़ा था, जो राजा स्वीट्स पर, उनको भी जब्त किया है। टोटल उसकी कीमत थी 50,400 रुपये। अपमिश्रित खोवा बरामद की गई थी। इसी क्रम में और भी चेकिंग की जा रही थी। खाद्य विभाग के साथ पुलिस विभाग ने दबिश दी। मुखबिरी की सूचना पर हम लोगों ने थाना निजामाबाद से और थाना तैयबपुर से कुल 100 क्विंटल कल रात्रि में अपमिश्रित खोवा मिठाई जो बनी हुई थी, उसके साथ जो उसके रॉ मटेरियल थे चीनी, मावा, सूजी बरामद की है। थाना निजामाबाद से 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तैयबपुर से लगभग 10 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग प्रदेश के अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर रहा है। अयोध्या और आजमगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर नकली मिठाई और खोया बरामद किया। अयोध्या और आजमगढ़ में खाद्य विभाग ने मारा छापा। अयोध्या में छापा मारकर 180 किलो मिलावटी खोया किया जब्त। अयोध्या में छापेमारी कर 142 टीन मिलावटी छेने की मिठाई की सीज। छापेमारी के दौरान 586 लीटर मिलावटी सरसों का तेल भी जब्त। आजमगढ़ में छापेमारी में 160 कुंतल से अधिक नकली मिठाइयां जब्त। नकली मिठाई बनाने में हानिकारक रसायनों का किया जा रहा था इस्तेमाल। मिलावटखोर इन मिलावटी मिठाइयों को छोटे दुकानदारों को 120 से 130 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच देते थे, जबकि छोटे दुकानदार 300 से लेकर 400 रुपए के हिसाब से इन मिठाइयों को बेचा करते थे। देखिए, त्योहार नजदीक है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार कठोर और कड़ी जो कार्रवाई है वो कर रहा है। देश प्रदेश में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। अरे सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के बाद से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश में लगे सीएम उमर अब्दुल्ला को सफलता दिख रही है। जी हां, अब जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार में शीर्ष स्तर पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर सहमति मिल गई है। देखिए रिपोर्ट। नई सरकार बनने के बाद अब जम्मू कश्मीर की रूपरेखा धीरे धीरे बदलती हुई दिख रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर की सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद उमर अब्दुल्ला ने पहली कैबिनेट मीटिंग से ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कवायद शुरू कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। अब जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार में शीर्ष स्तर पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर सहमति मिल गई है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में संसद का शीतकालीन सत्र होना है, जिसमें जल्द ही इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव लाया जाएगा। केंद्र सरकार में शीर्ष स्तर पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर सहमति बनी है। उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की पहली बैठक में दिया था राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा लाया जाएगा प्रस्ताव। नवंबर के आखिरी सप्ताह में होगा संसद का शीतकालीन सत्र।
हालांकि सरकार द्वारा जब जम्मू कश्मीर में साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया जा रहा था तो उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया गया था। लेकिन जब सितंबर साल 2024 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात भी की, जिसे रविवार को केंद्र सरकार में शीर्ष स्तर पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर सहमति मिल गई है। तो देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में आगामी दिनों में और कुछ जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेगी। देश प्रदेश में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवम दीपोत्सवम मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल चहुं ओर है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार राम आगमन ने दिया यूपी को तार यूपी को दिया तार प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम। देश प्रदेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आगामी जो त्योहार है वो सामने आ रहे हैं, चाहे दीपावली की बात करें या छठ पूजा की, जिसको लेकर जो जनता है, जो लोग हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब इसको लेकर रेलवे ने भी खास तैयारियां की हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। त्योहारी सीजन है और हर कोई परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मनाना चाहता है। बस इसी चाह में बस स्टेशन हो या रेलवे, हर जगह यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। इसी को देखते हुए रेलवे ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। दीपावली और छठ पर उमड़ने वाली भीड़ की संभावना को देखते हुए रेलवे ने कमर कस ली है। रेलवे की ओर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, कुंभ और छठ को लेके बहुत तैयारियां हैं। छठ अभी शुरू हो रही है, छठ और दिवाली, इसके लिए काफ़ी सारी स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी। ज़्यादातर ये दिल्ली से चलेंगी और हमारे यहाँ पास करेंगी, टुवर्ड्स बिहार जाएंगी या नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की तरफ। तो उसकी पूरी तैयारी है यहाँ पे। अभी आप देखेंगे हमारा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो स्पेशल ट्रेन्स में जो यात्री जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और उनकी वजह से दूसरों को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो वो स्पेशल ट्रेन्स जो लास्ट ईयर प्लान थी उससे करीब दुगनी ट्रेनें प्लान्ड हैं। दीपावली और छठ के लिए चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। इस बार पिछले साल की तुलना में चलेंगी दोगुनी ट्रेनें। अभी भी रोज चल रही हैं 20 से 25 स्पेशल ट्रेनें। कुंभ के लिए भी रेलवे ने कसी कमर। प्रयागराज के स्टेशनों पर नवीनीकरण का काम तेज। भारतीय रेलवे की तैयारियां दिवाली और छठ पूजा के साथ ही महाकुंभ को लेकर भी हैं। उम्मीद है रेलवे की इस तैयारी से यात्रियों को सहूलियत होगी। तो देखिए, देश और प्रदेश को लेकर तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो आपको बताई गई और इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, नमस्कार।